हेलो, कैसे हैं आप सब। तैयारी तो स्टार्ट कर ही दिए होंगे क्योंकि जिस वैकेंसी का आप सबको इंतजार था वो वैकेंसी आ गई, फॉर्म भराना भी स्टार्ट हो गया। तो मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूं कि फॉर्म भरना आप स्टार्ट किए कि नहीं या फॉर्म भरे कि नहीं। देखिए, फॉर्म भरने में लेट नहीं करिएगा क्योंकि आप सीरियस हैं एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले आपका काम क्या है कि आप पहले फॉर्म भरेंगे। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं फॉर्म पहले भरने के लिए क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि इस बार रेलवे ने क्या किया है, एज लिमिट में 3 साल का रिलैक्सेशन दिया है। कोविड के कारण 3 साल का रिलैक्सेशन दिया है। बिफोर कोविड से पहले भी करोड़ों में फॉर्म जाते थे, अब उसमें 3 साल और जोड़ लीजिए तो फॉर्म की संख्या और बढ़ जाएगी। इसलिए आप जितना लेट करेंगे उसमें आपको 2 तरह की दिक्कत आएगी। पहली दिक्कत क्या होगी, सबसे पहला तो आपको सेंटर का इशू आएगा और दूसरा सर्वर स्लो हो जाएगा क्योंकि फॉर्म भरने वालों की संख्या 18 से 36 साल के बीच में है और रेलवे की पोस्ट है, अच्छी पोस्ट है, तो इसमें कोई जनरली चूकना नहीं चाहता है। सब सोचते हैं कि हम फॉर्म भर लें और एग्जाम की तैयारी में लग जाएं। तो सबसे पहला आपका काम है कि आप पहले फॉर्म भरिएगा। सबसे पहले फॉर्म भरिए। मैं तो आपसे ये कहूंगा कि आप लास्ट डेट के 10 दिन पहले तक का भी इंतजार नहीं करेंगे। जितने जल्दी से जल्दी हो जाए, शांत दिमाग से, जब आपका सब काम निपट जाए तो शांत दिमाग से आप फॉर्म भरिएगा क्योंकि अगर आप थोड़ा मिस्टेक करेंगे तो फिर स्क्रूटनी में आपको खुद दिक्कत उसका सामना करना पड़ सकता है। इसलिए शांत दिमाग से सबसे पहले आप फॉर्म भरिए। अब देखिए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि जब वैकेंसी आई तभी हम इसकी तैयारी कर रहे होंगे। तैयारी हम पहले से कर रहे होंगे, है ना। तो जब हम पहले से तैयारी करते हैं तो कुछ हमको स्ट्रेटजी लेके चलना है। आप अभी मार्केट में जाएंगे, आप किसी भी दुकान में जाएंगे तो आप बोलेंगे कि भाई हमको एनटीपीसी की आप बुक दीजिए, तो क्या है, इतनी सारी बुक दे देगा। क्या आपको उन सारी बुक से पढ़ना है? नहीं पढ़ना है। तैयारी कैसे करते हैं हम? फॉर्म भरते हैं या जैसे ही फॉर्म भरे हम सीधे लग जाते हैं तैयारी में। हमको मटेरियल का पता नहीं, सिलेबस का पता नहीं, पैटर्न का पता नहीं, और हम सिर्फ मार्केट से बुक लिए, कोई भी बुक लिए और तैयारी में लग गए और सोचते हैं कि हमारा एग्जाम निकल जाएगा। ऐसा नहीं, तैयारी तो सब करते हैं। आपकी तैयारी में अंतर क्या होना चाहिए कि आपको सही दिशा में तैयारी करना है, सही डायरेक्शन में तैयारी करना है। 10 बुक पढ़ने से अच्छा है एक बुक, अच्छी बुक पढ़िए। उससे क्या होगा, आपको सही दिशा मिलेगी। गाइडलाइन लीजिए, डायरेक्शन लीजिए कि हमको तैयारी कैसे करना है एनटीपीसी की। इसके लिए क्या करना है, आपको पुराने साल का जो पेपर है उसको निकालिए और उसको सॉल्व करिए कि पेपर कैसे आया था, रेलवे में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस लेवल के आते हैं, कहां कहां से आते हैं, कौन कौन से चीजों को वो टच करता है रेलवे। ये सब हमको देख के चलना है। और रेलवे में आपको पढ़ना तो बहुत कुछ है, लेकिन उसमें से हमको सेलेक्टेड चीज निकाल के तैयारी करना है क्योंकि अगर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो पूरे 100 में 100 बनाने से सिलेक्शन होगा, ये कहीं नहीं है। 100 में 100 बनाना है आपको, ये कहीं नहीं है। हमको हमारी तैयारी अच्छी डायरेक्शन में करनी है और सही तैयारी करनी है। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, पुराने जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनको निकालिए। इससे आपको क्या फायदा होगा, क्वेश्चन का लेवल पता चलेगा, क्वेश्चन का क्राइटेरिया पता चलेगा, हमको किस दिशा में तैयारी करना है ये पता चलेगा। तो सबसे पहले एक स्टूडेंट को मैं यही सजेशन दूंगा, अच्छे से फॉर्म भरिए, सही फॉर्म भरिए और उसके बाद आप प्रीवियस ईयर के पेपर निकालिए, तब आपको एक डायरेक्शन पता चलेगा। तो आज मैं नीरज आपको कुछ पुराने पेपर सॉल्व कराऊंगा। ये आज पहला सीरीज है मेरा। आगे हम और सीरीज लाएंगे जिसमें हम ये कंटिन्यू करते जाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते जाएंगे। जिनको भी आपको पीडीएफ की जरूरत होगी आप मेरे को टेलीग्राम में मैसेज कर दीजिएगा। मैं आपको आज जो पढ़ाऊंगा उसका पीडीएफ, जो क्वेश्चन कराऊंगा उसका पीडीएफ आप मुझको टेलीग्राम में मैसेज करिएगा, आपको भेज दूंगा। तो चलिए, आपका समय नहीं खराब करते क्योंकि सबके लिए समय इंपॉर्टेंट है, तो हम पुराने पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका ये जो क्वेश्चन आया था एनटीपीसी 2021 22/2 को, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम
10 मई 1857 को शुरू हुआ। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857 को शुरू हुआ। रेलवे की खास बात क्या है कि रेलवे बहुत बेसिक क्वेश्चन करता है, बहुत डीप तो बहुत कम जाता है, लेकिन बहुत बेसिक क्वेश्चन, उसके क्वेश्चन के जो लेवल रहेंगे बहुत बेसिक रहेंगे। आप देखिएगा कि डीपली क्वेश्चन कम मिलेंगे आपको, बेसिक क्वेश्चन बहुत ज्यादा मिलेंगे। उसमें से एक क्वेश्चन ये आया है, देखिए, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857 को शुरू हुआ। अब आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आपको क्या है इसमें जगह बतानी है कि कौन से स्थान से शुरू हुआ, कौन से जगह से शुरू हुआ। तो इसका आंसर क्या होगा? मेरठ होगा। आंसर क्या होगा? मेरठ। मंगल पांडे का नाम आपने सुना है? मंगल पांडे का नाम आपने सुना है? मंगल पांडे वो थे जिन्होंने पहली बार गोली चलाई थी, ठीक है ना। तो सबसे पहले विद्रोह इन्होंने ही किया था, गोली इन्होंने चलाई थी। इन्होंने गोली 29 मार्च के आसपास चलाई थी, 29 मार्च को, और 10 अप्रैल को इनको फांसी हो गई थी। 10 अप्रैल को इनको फांसी हो गई थी। आप सुने होंगे चर्बी वाले कारतूस के कारण ये उन्होंने गोली चलाया था और 2 अंग्रेजों की मृत्यु हो गई थी उनकी गोली चलाने से, और फिर 10 अप्रैल को उनको फांसी हो गई थी। तो यही आग पूरे भारत में फैल गई, और ये उस समय कहां थे? बैरकपुर, पश्चिम बंगाल में थे। तो ये आग पूरे भारत में फैल गई और इसका विद्रोह शुरू हो गया, जो 10 मई 1857 को कहां से शुरू हुआ? मेरठ से शुरू हुआ, ठीक है। अब ये विद्रोह कई स्थानों पे होता गया है। अब क्वेश्चन एक बार ये पूछ चुका है, तो हो सकता है अगली बार आपसे ये पूछ दे कि वो स्थान कौन से थे और वहां के प्रमुख नेता कौन से थे 1857 की क्रांति को लेके। तो चलिए हम इसको भी देख लेते हैं। अच्छा, जैसे 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद आप ध्यान रखिएगा, आपको एक नॉलेज दे देता हूं कि 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का समापन हो गया था। फिर ब्रिटेन की महारानी के द्वारा शासन भारत में स्टार्ट हो गया था। उन्होंने कहा कि आप 1857 की क्रांति को नहीं मैनेज कर पाए, तो अब आप अपना शासन खत्म करिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का समापन भी 1857 की क्रांति के बाद शुरू हो गया था। अब आप इसमें देखिए, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोग के लिए, स्थान और वहां के प्रमुख नेता, इसको आप याद रखिएगा, आप नोट करते जाइएगा सबको। देखिए, दिल्ली, तो दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय और जनरल बख्त खान। देखिए, दिल्ली में कौन बैठता है? हमेशा राजा बैठते हैं। आज भी जो चुनाव जीते हैं, जो शासन कर रहे हैं, वो दिल्ली में है, और पहले भी यही होता था। हमेशा जो शासन करता है वो दिल्ली में बैठता था। तो दिल्ली में कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय और जनरल बख्त खान। बैरकपुर, पश्चिम बंगाल, सब जानते हैं, मंगल पांडे। कानपुर, नाना साहब, राव साहब, तात्या टोपे और अजीमुल्ला खान। लखनऊ, बेगम हजरत महल, बिरगिस कादिर और हजमुद्दुल्ला थे। झांसी, आपको मालूम है झांसी का, झांसी की रानी मतलब रानी लक्ष्मीबाई। और बिहार, बिहार में कौन थे? कुंवर सिंह और अमर सिंह। याद रखिएगा, ये नाम इंपॉर्टेंट हैं, इनको इस बार आप याद रखिएगा। हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे इस बार पूछ दे कि स्थान कौन से थे और उनके प्रमुख नेता कौन थे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, साइंस से क्वेश्चन आया है, यह भी आपका एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? कार्बन का अपरूप नहीं है। क्वेश्चन ये किया है, एलोट्रॉप के बारे में पूछा है। एलोट्रॉप के बारे में पूछा है कि इनमें से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है, मतलब किसमें कार्बन मौजूद नहीं है, ये पूछा है। कार्बन, एलोट्रॉप का मतलब ही होता है, एलोट्रॉप का मतलब ही होता है साधारण भाषा में कि उसमें कार्बन स्वतंत्र रूप से मौजूद रहेगा। ये आपका, उसको हम क्या कहते हैं? एलोट्रॉप कहते हैं। तो इनमें देखिएगा आप, हीरा में नहीं होता है क्या कार्बन? कार्बन का ही तो रूप है हीरा, ठीक है। फुलरिन C60, ये फुटबॉल की तरह इसकी संरचना होती है, ये भी कार्बन का रूप है और इसकी संरचना क्या होती है? फुटबॉल के जैसे होती है, ठीक है। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट तो आप जानते हैं
क्या होता है जो हम यूज करते हैं पेंसिल, उसको ग्रेफाइट बोलते हैं, ग्रेफाइट ही होता है उसमें भी कार्बन की संरचना होती है। आंसर आपका क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में आपका कार्बन का अपरूप नहीं होता है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, इसको देखिएगा आप, देखिएगा आप, इसको नोट कर लीजिएगा। हमारे आसपास दिखने वाले सबसे प्रभावशाली तत्वों में से एक है क्या? कार्बन। कार्बन उन तत्वों में से एक है जो अपरूपता दर्शाता है, ठीक है ना। और ये अपरूपता किस किस रूप में हो सकता है? अनाकार या क्रिस्टलीय रूप में हो सकता है, ठीक है ना। तो क्रिस्टलीय रूप में आपका हीरा और ग्रेफाइट है, याद रखिएगा। ये आपका फुलरिन, जिसको बकमिंस्टर फुलरिन C60 भी कहते हैं, ये क्या होता है? इसकी संरचना एक फुटबॉल के जैसे होती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, संविधान से क्वेश्चन आया है। देखिए किसी एरिया को नहीं छोड़ता है रेलवे, और क्वेश्चन आप देखेंगे तो बहुत बेसिक होता है। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत क्षमा दान देने का अधिकार है? अच्छा देखिए, भारत में क्षमा देने की शक्ति सिर्फ राष्ट्रपति को है या तो राज्यपाल को है। ये आप सबसे पहले इस चीज को जान लीजिए कि क्षमा अगर देने का अधिकार है किसी को, तो या तो वो राष्ट्रपति को है या तो राज्यपाल को है। देखिए जो इनको शक्ति मिली है वो लगभग बराबर है। एक बेसिक अंतर मैं आपको बताता हूं, क्योंकि राज्यपाल कहां होते हैं? राज्य में होते हैं। इनकी शक्तियां राज्य तक ही निर्धारित हैं, ठीक है। राष्ट्रपति क्या है? पूरे भारत के होते हैं, तो इनकी शक्तियां पूरे भारत के लिए है। वो जो करेंगे पूरे भारत के लिए करेंगे, राज्यपाल जो करेंगे उस राज्य के लिए करेंगे, ठीक है ना। तो जो अनुच्छेद 161 है वो क्षमा दान देने का अधिकार किसको है? राज्यपाल को है, याद रखिएगा। आंसर इसका क्या होगा? राज्यपाल होगा। राष्ट्रपति के लिए कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 72 है। क्या याद रखना है आपको कि दोनों की जो शक्तियां हैं क्षमा देने में वो लगभग बराबर दिया गया है संविधान के अनुसार। बेसिक अंतर क्या है आपको? पहला अंतर मैं बता देता हूं। पहला अंतर यह है कि जो मृत्यु की सजा होती है उसको पूरी तरह से माफ या क्षमा सिर्फ राष्ट्रपति कर सकता है। उसको पूरी तरह से क्षमा या माफ सिर्फ राष्ट्रपति ही कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा अंतर क्या आपको मिलेगा कि जो राज्यपाल की जो शक्तियां हैं वो राज्य तक ही निर्धारित हैं, अपने राज्य तक ही इनकी शक्तियां हैं। राष्ट्रपति पूरे भारत के लिए हैं और राज्यपाल राज्य तक सीमित हैं। तो मृत्यु की सजा को अगर पूरी तरह से माफ कर सकते हैं तो वो है राष्ट्रपति। इनका आर्टिकल कौन सा है? 72। क्षमा करने का अधिकार आर्टिकल 72 में है, ठीक, राष्ट्रपति के लिए, और राज्यपाल के लिए आर्टिकल 161 में, ठीक है। चलिए इसका आंसर होगा आपका राज्यपाल। राष्ट्रपति आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि हो सकता है अगली बार क्वेश्चन राष्ट्रपति पे आ जाए। देखिए क्या होता है, भारत लोकतांत्रिक देश है, तो यहां हर आदमी को जो संविधान में अधिकार मिले हैं हर आदमी को बराबर मिले हुए हैं। आपको याद होगा जब मुंबई अटैक हुआ था, अजमल आमिर कसाब, हम सबको मालूम है कि वो आतंकवादी था, लेकिन उसको भारत में जो सभी नागरिक को अधिकार प्राप्त हुए थे उसको भी दिए गए। उसने भी क्या किया था, जब फांसी होने वाली थी तो राष्ट्रपति के पास अपना क्षमा के लिए उन्होंने भेजा था उसने, लेकिन क्या हुआ, राष्ट्रपति ने माफ नहीं किया। तो याद रखिएगा मृत्यु की सजा को माफ करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को है। चलिए ये देख लीजिए, ये देखिएगा आर्टिकल 72 है और ये है आर्टिकल 161। देखिए राज्यपाल में क्या है, जिस राज्य तक की कार्यपालिका शक्ति विस्तारित है उस राज्य तक सीमित हैं। बाकी दोनों उनको लगभग संविधान के अनुसार शक्तियां बराबर हैं, लेकिन राष्ट्रपति क्या कर सकती हैं, मृत्यु की सजा को पूरी तरह से माफ कर सकती हैं। मृत्यु की सजा है, आप क्या करिए, हो सकता है आजीवन कारावास में उसको बदल दें, ये कर सकती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किसके लिए नहीं किया जाता है। देखिए ये भी क्वेश्चन आया है आपका
2021 में एनटीपीसी में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किसके लिए नहीं किसके लिए नहीं किया जाता है? अच्छा देखिए, ऑप्शन पहले देख लीजिए। पानी को कीटाणु रहित करने के लिए, ब्रेड तैयार करने के लिए, ऑक्सीकरण करने वाले रसायन, या कपास को ब्लीच करने के लिए। ब्लीचिंग पाउडर, अब इसको अगर हम ऑप्शन को नहीं भी देखें तो हम क्या है, बचपन से जान रहे हैं कि ब्लीचिंग पाउडर क्या है, एक रसायन है, एक केमिकल है। तो आंसर तो हमको मिल गया कि इसका आंसर क्या होगा, ब्रेड तैयार करने के लिए। खाने पीने वाली वस्तुओं में ब्लीचिंग का उपयोग नहीं किया जाता है। आप बचपन से देखे होंगे, जनरली क्या होता है, गांव में कुआं होता है, अगर उसमें गंदगी हो जाती है तो हम रात में ब्लीचिंग उसमें डाल देते हैं, पूरी गंदगी नीचे बैठ जाती है। ठीक, घरों में हम क्या करते हैं, काई जम जाती है, ब्लीचिंग डाल देते हैं तो वो काई पूरी तरह से साफ हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि केमिकल है ये, है ना, इसलिए इस केमिकल का उपयोग खाने में नहीं किया जाएगा। कॉमन सेंस से हम इसका आंसर जान सकते हैं। अब ब्लीचिंग का उपयोग पानी को हम शुद्ध करने के लिए करते हैं, ऑक्सीकरण इंडस्ट्री में ऑक्सीडाइजेशन के लिए किया जाता है, ऑक्सीकरण के लिए किया जाता है, कपास के लिए वस्त्र उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना, कपड़ों को साफ करने के लिए किया जाता है। देखिएगा इसको, इसका रासायनिक फॉर्मूला क्या है, CaClO होल ट्वाइस। इसको क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है ना। इसका उपयोग गंदे कपड़ों को ब्लीच करने के लिए किया जाता है। आप ड्राई क्लीनिंग में देने जाते होंगे अपने घर में कभी, तो वो क्या करते हैं, ब्लीच ही करते हैं उसको, उससे ही सफाई करते हैं। तो क्या हुआ, ये एक केमिकल है ये, तो इसका हम खाने में उपयोग कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते। एक मजबूत ये ऑक्सीकरण एजेंट है, इसलिए उद्योगों में ऑक्सीडाइजर के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक, इसका उपयोग कीटाणुनाशक, आप आज प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा। एक ग्लास लीजिएगा, उसमें पानी लीजिएगा, उस पानी को गंदा पानी लीजिएगा और उसमें आप ब्लीच डाल दीजिएगा, आप देखेंगे कि जो गंदगी है वो नीचे बैठ जाएगी। आज आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा। ये सारी चीजें होती हैं ब्लीचिंग का, इसलिए खाने में उसका उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, मैं आपको बोला था ना कि जब तक आप पुराने पेपर सॉल्व नहीं करेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे कि रेलवे के क्वेश्चन कैसे आते हैं। अब ब्लीचिंग पे एक क्वेश्चन इससे पहले एलपी में आ गया था 2018 में, ब्लीचिंग पे ही असिस्टेंट लोको पायलट में यह क्वेश्चन आया था कि ब्लीचिंग पाउडर में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। ब्लीचिंग पाउडर में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन। क्या होगा इसका आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है क्या? आप कभी देखे हैं ब्लीच अगर डाले होंगे तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है क्या? ऑक्सीजन तो निकलेगी ही नहीं और हाइड्रोजन भी नहीं निकलेगी। ऑप्शन क्या है आपका, क्लोरीन। आंसर क्या होगा, क्लोरीन। चलिए देखिएगा इसको, जैसे ही हम ब्लीचिंग को पानी में मिलाए डाले तो क्या होता है, क्लोरीन रिलीज होने लगता है। ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। पानी में मिलाने से कौन सी गैस निकलती है, क्लोरीन निकलती है। क्वेश्चन एलपी में आया और उसके बाद फिर एनटीपीसी में ब्लीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। यह भी एनटीपीसी में आया हुआ है 2021 में। ब्रिटेन वुड्स ट्विन, ब्रिटेन वुड्स ट्विन्स का तात्पर्य 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से है। ठीक है ना, दो पक्षी संगठनों से, और वे संगठन कौन कौन से हैं यह क्वेश्चन पूछा है। देखिए, ब्रेटन वुड्स एक ऐसा संगठन है, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो जो तबाही हुई थी उसको फिर से पुनर्गठित करने के लिए इन दो संगठन को स्थापित किया गया था। उसके बारे में वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो दो संगठन कौन कौन से थे, जिनका उद्देश्य जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो पूरी दुनिया में जो तबाही हुई थी उनको आर्थिक मदद करने के लिए, उनको पुनर्स्थापित करने के लिए एक ऐसी संस्था स्थापित की गई थी, उनका नाम पूछा है ये, और वो ब्रिटेन वुड्स ट्विन्स के नाम से ही जाना जाता है। क्या होगा इसका आंसर, चलिए देख लीजिएगा इसको। 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तबाह देशों के पुनर्निर्माण की सहायता के लिए इनकी स्थापना की गई थी। अच्छा, ब्रिटेन वुड्स जो शब्द है
वो कहाँ, जहां मीटिंग हुई थी, ब्रिटेन वुड्स, न्यू हैम्पशायर में, अमेरिका में, ठीक है ना, न्यू हैम्पशायर में अमेरिका में ब्रिटेन वुड में मीटिंग हुई थी और फिर वहां से IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक को स्थापित करके उनको जिम्मेदारी दी गई कि अब जो तबाह हो गए हैं उनको हमको पुनर्निर्माण करना है, ठीक है ना। तो दोनों का मुख्यालय कहाँ है, वॉशिंगटन DC US में है। तो चलिए हम ये भी देख लेते हैं IMF के बारे में। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका फुल फॉर्म है। 27 दिसंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट में है। अभी 2024 तक इसमें कितने सदस्य हैं, 190 देशों के सदस्य हैं। याद रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन इससे आ जाए, ठीक। अब देखिए वर्ल्ड बैंक के बारे में, फुल फॉर्म वर्ल्ड बैंक ग्रुप, स्थापना 1 जुलाई 1944, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC, और 2024 तक इसमें कितने सदस्य हैं, 189 देशों के सदस्य हैं, 189 कंट्रीज के इसमें मेंबर है। इन दोनों को आप याद रखिएगा, क्वेश्चन इससे ब्रिटेन वुड से आ चुका है, इन दोनों को आप याद रखिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, जुलाई 2016 से विश्व व्यापार संगठन में कितने सदस्य थे, ये क्वेश्चन कर रहा है। जब ये क्वेश्चन आया 2021 में, क्वेश्चन 2021 में क्वेश्चन किया है 2016 का। समझ रहे हैं ना आप कि हमको किस लेवल में जाके तैयारी करना है, मतलब 4-5 साल पुराना भी पढ़ना है हमको, ठीक है ना। इसीलिए पुराने पेपर सॉल्व करना बहुत जरूरी है। तो याद रखिएगा कि 4-5 साल पहले तक का भी बेसिक जो पहली बार हो रहा है या जो बहुत ज्यादा अपडेशन में रहे हैं, न्यूज में रहे हैं, उनको हमको याद रखना है। अब विश्व व्यापार संगठन हमेशा न्यूज में बना रहता है, इसलिए 2016 का पूछा है। तो जुलाई 2016 में विश्व व्यापार संगठन में कितने सदस्य थे, चलिए इसका आंसर देख लीजिएगा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 1995 को। हेडक्वार्टर कहां है इसका, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। 30 अगस्त 2024 तक विश्व व्यापार संगठन में कितने सदस्य हैं, ये करंटली है 166, और जब 2016 का क्वेश्चन किया है तो तब कितने थे, 164। याद रखिएगा आंसर है आपका 164, ठीक है। एक और चीज बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा, तिमोर लेस्ले जो है 30 अगस्त को विश्व व्यापार संगठन में 166वें देश के रूप में शामिल हुआ। 7 साल तक इसके लिए जो टर्म्स कंडीशन थे वो फुलफिल नहीं कर पाया था। 7 साल तक इन्होंने ये लगा रहा कि हमको शामिल कर लीजिए वर्ल्ड ट्रेड में, तब जाके इसको 30 अगस्त को, अभी रिसेंटली 30 अगस्त को इसको शामिल किया गया। तो क्वेश्चन अगर पूछ ले कि 166वां देश कौन सा है जो अभी शामिल हुआ है, तो कौन सा है, तिमोर लेस्ले है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो अभी एट प्रेजेंट कितने हैं, 166, जबकि क्वेश्चन है 2016 में कितने थे, 164। क्या काम होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, जो इसमें 166 देश हैं, 166 जो देश हैं इसमें, उनके बीच अगर व्यापार को लेके कोई डिस्प्यूट हो रहा है, कोई परेशानी है, किसी चीज को लेके विवाद है, तो इसका काम क्या है, उसको निपटारा करता है ये, कि सभी देशों में व्यापार करिए, व्यापार के रास्ते खोलिए और आगे बढ़िए। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ये काम होता है, ठीक है ना। अब याद रखिएगा प्रेजेंट में कितने हैं और अभी कौन शामिल हुआ है, तिमोर लेस्ले, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान कहां स्थित है, ये भी क्वेश्चन आपका एनटीपीसी 2021 में आया है। ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान कहां स्थित है। अब ये क्या है, डेली पढ़ने वाली चीजें हैं, ठीक है ना, डेली पढ़ने वाली चीजें हैं। इसका आंसर क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया। आंसर क्या है इसका, ऑस्ट्रेलिया। मिसलेनियस क्वेश्चन में है। अब हमको क्या समझ में आया कि वर्ल्ड का भी पढ़ना है, ठीक है ना, सिर्फ भारत से काम नहीं चलेगा, वर्ल्ड के रेगिस्तान भी पढ़ना है, ठीक है ना, ये सब चीज हमको पढ़ना है। आया क्वेश्चन समझ में ना।
कि कहां तक हमको पढ़ना है, तो वर्ल्ड का भी पढ़ना है, वर्ल्ड जियोग्राफी भी पढ़ना है आपको। ठीक, तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैरी क्यूरी ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार जीता? देखिए हम सब पढ़ते आ रहे हैं मैरी क्यूरी को, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, केमिस्ट्री सभी पढ़ रहे हैं, फिजिक्स सभी पढ़ रहे हैं, तो हम बचपन से इन चीजों को पढ़ते आ रहे हैं मैडम क्यूरी के बारे में। तो इन्होंने 2 सब्जेक्ट में, 2 विषय में नोबेल प्राइज जीता था, और वो 2 विषय कौन कौन से थे? आंसर है आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स और केमिस्ट्री देख लीजिए। सबसे पहले इन्होंने 1903 में फिजिक्स में जीता था, किसके लिए? रेडियो एक्टिविटी की खोज के लिए। और केमिस्ट्री में 1911 में, किसके लिए? रेडियम के लिए। ठीक है ना, तो इनको 2 नोबेल प्राइज मिला है। इनके साथ इनके हस्बैंड भी थे, लेकिन इनका नाम ज्यादा आता है, मैडम क्यूरी। तो 1903 में फिजिक्स के लिए और 1911 में केमिस्ट्री के लिए। याद रखिएगा आप इस चीज को, रेडियो एक्टिविटी के लिए फिजिक्स में और रेडियम के लिए केमिस्ट्री में। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हिस्ट्री से क्वेश्चन आया है। हिस्ट्री से क्वेश्चन आया है आपका एनटीपीसी 2021 में सत्याग्रह सभा की स्थापना फरवरी 1919 में किसने की थी? अब सत्याग्रह सभा, आज भी हम देख रहे हैं कि लोग सत्याग्रह में बैठ जाते हैं, अन्ना हजारे बैठ गए थे, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका आंसर मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है ना, मोहनदास करमचंद गांधी। जो भी सत्याग्रह करते हैं इन्हीं को फॉलो करते हैं। ठीक है ना, तो सत्याग्रह की स्थापना फरवरी 1919 में किसने की थी? मोहनदास करमचंद गांधी ने। चलिए देख लीजिए इसको देखिएगा। सत्याग्रह सभा 1919 में महात्मा गांधी द्वारा 1919 में महात्मा गांधी द्वारा स्थापित किया गया था रोलेट एक्ट के विरोध में। ठीक है ना, ये क्या है? हेबियस कार्पस के अधिकार को निलंबित कर रहा था। क्या? रोलेट एक्ट। क्या होता है हेबियस कार्पस? हेबियस कार्पस का ये मतलब होता है, हिंदी में इसको बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। मतलब अगर आप किसी व्यक्ति को आप अरेस्ट किए हैं, पकड़े हैं, तो इसको न्यायालय के समक्ष आपको पेश करना है, ये उसका अधिकार होता है। तो इस अधिकार का हनन हो रहा था इस रोलेट एक्ट के तहत, इसीलिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा किया था। ठीक है, 1919 में। याद करिएगा। देखिए ये सब चीज आप जब पढ़ेंगे संविधान, जब आप पढ़ेंगे संविधान, तो ये सब चीज आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना, हेबियस कॉर्पस एक अधिकार है। अगला क्वेश्चन एनटीपीसी 2021 का अगला क्वेश्चन है, बार्क का फुल फॉर्म क्या है? बार्क का फुल फॉर्म क्या है? क्या है बार्क का फुल फॉर्म? भाभा एटॉमिक रिहेबिलिटेशन सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा एरोमेटिक रिसर्च सेंटर, भाभा एरोस्पेस रिसर्च सेंटर। क्या है इसका आंसर? ये है कि ये है कि ये है? इसका आंसर है बी। क्या आंसर है इसका? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। भाभा को आप जानते हैं, उन्हीं के नाम पे इसकी स्थापना हुई थी। और ये क्या है? एक रिसर्च सेंटर है, परमाणु पे किया जाता है, रिसर्च सेंटर है ये। चलिए देखिए, ये देखिएगा, ये ऐसा है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, तो ये एक परमाणु अनुसंधान केंद्र है जिसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, जगह है ट्रॉम्बे। ठीक, महाराष्ट्र। इसकी स्थापना कब हुई थी? 3 जनवरी 1954 को। इसके संस्थापक कौन थे? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। उन्हीं के नाम से भाभा एटॉमिक सेंटर बना है। ठीक है ना, यह परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत संचालित होता है। इसको याद रखिएगा, हो सकता है अब यह क्वेश्चन पूछ दे। परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत संचालित होता है और ये सीधे प्रधानमंत्री की देखरेख में होता है। जितने भी टॉप मोस्ट, चाहे सीक्रेट वाला हो, चाहे टॉप मोस्ट एजेंसीज हो, वो सब प्रधानमंत्री के अंडर में आते हैं। तो जो भी भारत के प्रधानमंत्री रहेंगे ये उनकी देखरेख में संचालित होगा, क्योंकि परमाणु क्या है? टॉप मोस्ट कार्यक्रम होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 2 हड्डियों के बीच चलने वाले जोड़ पर
पाया जाने वाला चिकनाई द्रव क्या कहलाता है? ये भी आपका एनटीपीसी 2021 में आया है। दो जोड़ हड्डियों के बीच, जैसे ये हमारी हड्डी, ये जॉइंट है, इसके बीच का जो जोड़ है, यहां पे एक ये स्मूथली अगर ऐसे ऐसे हो रहा है ऐसे, तो इसके बीच में एक लिक्विड पाया जाता है, फ्लूइड पाया जाता है। उस फ्लूइड का नाम पूछा है कि उस फ्लूइड को क्या कहते हैं? श्लेष द्रव, अंतराली द्रव, एमनियोटिक द्रव, मस्तिष्क मेरु द्रव। क्या होगा इसका आंसर? आंसर होगा श्लेष द्रव। क्या आंसर होगा? श्लेष द्रव। ये देखिएगा, देखिए ये ज्वाइंट है, हड्डियों के बीच का ज्वाइंट है ये, और ये जो दिख रहा है, ये जो द्रव दिख रहा है, इसको कहते हैं श्लेष द्रव। जनरली जैसे एज होती है, एज आगे बढ़ते जाती है, तो जो हमारी हड्डियों में जो ज्वाइंट में जो दर्द होता है, ये इस लिक्विड के कम हो जाने से होता है। जब ये लिक्विड कम हो जाएगा, आप समझिए ग्रीस, सिंपल सा एग्जांपल, ग्रीस, जैसे हम किसी मेटल में ग्रीस लगा देते हैं तो चिकनाई आ जाती है, ठीक है ना? तो इसी घर्षण को कम करता है ये लिक्विड। घर्षण आएगा तो घिसेगा, और घिसेगा तो दर्द होगा। याद रखिएगा, इन दोनों के बीच में जो लिक्विड होता है उसको कहते हैं श्लेष द्रव, ठीक है ना? ग्रीस मान लीजिएगा, ये हमारे शरीर का एक ग्रीस है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई का लोकप्रिय सूचकांक है। इसे बीएसई में सूचीबद्ध कितनी ब्लू चिप कंपनियों के आधार पर मापा जाता है? देखिए, ये एक तरह से करंट भी है और एक तरह से इकोनॉमी बेस पे क्वेश्चन है। कब आया था आपका? 22/2/2021 को आया था। जब आप कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे, रेगुलर क्लास लेते रहेंगे, गाइडलाइन लेते रहेंगे, तो आप इन सब चीजों को आप जानते रहेंगे, सीखते रहेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? इसका आंसर होगा आपका 30 ब्लू चिप कंपनियां होती हैं, ठीक है। निफ्टी में होती हैं 50, ठीक है। निफ्टी में 50 होती है और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई में होती हैं 30। याद रखिएगा, इसका आंसर है 30। निफ्टी में 50 होती हैं ब्लू चिप कंपनियां, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दांडी मार्च महात्मा गांधी द्वारा ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ आयोजित अहिंसक विरोध का समापन हुआ। हिस्ट्री से क्वेश्चन आया है दांडी मार्च के बारे में। क्या होगा इसका आंसर? याद रखिएगा, दांडी मार्च क्या था? एक अहिंसक विरोध था, किसी भी तरह की उसमें हिंसा नहीं थी, शांतिपूर्ण विरोध था। ये काहे के लिए था? ये नमक के एकाधिकार के लिए था, ठीक है ना। तो उसका समापन तिथि पूछा है। अब इसमें 2-3 क्वेश्चन बन सकता है। हो सकता है ये शुरू कब से हुआ, इस बार ये पूछ दे। कितने दिन चला, दिन पूछ दे, ठीक है ना। समापन तो पूछ चुका है, हो सकता है चांसेस कम हो। तो इसका आंसर होगा, चलिए देख लीजिएगा, दांडी यात्रा नमक सत्याग्रह जिसको बोलते हैं, महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन था। 24 दिन चला था ये, याद रखिएगा 24 दिन चला था। कितने अनुयायी थे? 72 अनुयायियों के साथ शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन आ सकता है कितने दिन चला था? 24। अनुयायी कितने थे? मतलब 72 लोग उनके साथ थे जब उन्होंने शुरू किया। और ये 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था। तो उसका आंसर क्या होगा? 6 अप्रैल 1930, आंसर डी, 6 अप्रैल 1930। 24 दिनों तक चला था, याद रखिएगा। अब ये हो सकता है अगला क्वेश्चन ये आ जाए, ठीक। साबरमती आश्रम साबरमती के किनारे है, इसलिए इसको साबरमती आश्रम कहते हैं। 24 दिन तक चला था, महात्मा गांधी द्वारा नमक सत्याग्रह बोलते हैं, दांडी यात्रा बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, संगीत, नृत्य और नाटक के लिए भारत की पहली राष्ट्रीय अकादमी थी। पहली, इसलिए क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। तो क्या है इसका आंसर? संगीत नाटक एकेडमी, ये इसका आंसर होगा, संगीत नाटक एकेडमी। अब इसके बारे में आप जान लीजिए, पेन कॉपी लेके बैठिएगा, नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है। क्योंकि हम देख रहे हैं एक्सपीरियंस जैसा है कि पहले भी क्वेश्चन करता है फिर रिपीट भी करता है उसको, ठीक है ना। तो नोट डाउन करते जाइएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी नोट डाउन करते जाना है हमको।
देखिए, संगीत नाटक एकेडमी 31 मई 1952 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, है ना, एचआरडी मिनिस्ट्री द्वारा इसको स्थापित किया गया था। लेकिन इसकी विधिवत स्थापना या उद्घाटन कब हुई थी? 28 जनवरी 1953 को भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। जब इसकी स्थापना हुई थी तो ये एचआरडी मिनिस्ट्री, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंडर में आता था। आज ये एकेडमी किस में है? संस्कृति मंत्रालय के। आज एकेडमी किसके अंडर में है? संस्कृति मंत्रालय के। तो याद क्या रखना है कि जब इसकी स्थापना हुई थी तब ये एचआरडी मिनिस्ट्री में था। आज ये संस्कृति मंत्रालय में आता है, ये याद रखिएगा आप, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। हरिप्रसाद चौरसिया निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? ड्रम, तबला, वायलिन या बांसुरी? देखिए, इन सब चीजों को याद रखना है। वाद्य यंत्र और उससे जुड़े हुए व्यक्ति के बारे में याद रखना है, व्यक्तित्व को हमको याद रखना है, चाहे वो किसी भी फील्ड को लेके हो। रेलवे में इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, व्यक्तित्व को लेके, वाद्य यंत्र को लेके बहुत क्वेश्चन आते हैं। ये एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है। तबला का तो हमको मालूम है, जाकिर हुसैन, इसमें तो ऑप्शन है ही नहीं है। पूछा है हरिप्रसाद चौरसिया के बारे में, इसका आंसर क्या है? बांसुरी है, ठीक है, याद रखिएगा। ये देखिए, बांसुरी, हरिप्रसाद चौरसिया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन, देखिए 2021 का है एनटीपीसी। क्वेश्चन क्या था? पावर अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल का मिश्रण है। उस समय के लिए ये करंट का क्वेश्चन है, क्योंकि पेट्रोल में एथिल अल्कोहल को मिलाने की अनुमति मिली है, ठीक है ना। तो उसको रिलेटेड ये करंट का क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना। पावर अल्कोहल और एथिल अल्कोहल का मिश्रण है, डीजल, सरसों, केरोसिन और पेट्रोल। इसका ऑप्शन क्या होगा? पेट्रोल। एथिल अल्कोहल को पेट्रोल में मिलाया जा रहा है। रेशियो क्या है इसका? 80:20 का रेशियो है। 80 क्या है आपका? पेट्रोल होगा। 80% आपका पेट्रोल है और 20% आपका क्या है? इथाइल अल्कोहल है, ठीक है, याद रखिएगा। 80% आपका पेट्रोल है, उसी 80% पेट्रोल में उसको 100% करने के लिए 20% क्या मिलाया जा रहा है? इथाइल अल्कोहल मिलाया जाता है। देखिए, इसके पीछे कहानी एक ये हो सकती है कि यह हमको एक तो दूसरे देश से पेट्रोल कम लेना पड़ेगा, क्योंकि हम 20% यहां से भारत से इथाइल मिला रहे हैं, ठीक है ना। तो हम 80% ही दूसरे देशों से लेंगे, ठीक। उसके बाद एक ये है कि इथाइल का उत्पादन हम खुद से कर लेते हैं, गन्ने के माध्यम से इथाइल अल्कोहल बनाया जाता है। दूसरी चीज, इथाइल में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। इथाइल में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। तो ये क्या है? पेट्रोल में मिलाने से पूर्ण रूप से जल जाता है पेट्रोल, और इससे क्या होगा? जो कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो हमारे, आप बाइक चलाएंगे, कार चलाएंगे, देखिएगा जो धुआं निकलता है, जो काला काला जो धुआं निकलता है, वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कभी एग्जाम में पूछेगा, CO2 भी रहेगा और CO भी रहेगा, तो CO2 मार के नहीं आइएगा, CO2 का ऑप्शन गलत हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड सही होगा। तो कार्बन, जब ऑक्सीजन एथाइल में रहेगा तो क्या होगा? पूरी तरह से जल जाएगा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड कम निकलेगा या नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन क्या है? पेट्रोल। चलिए देखिएगा इसको, 80% पेट्रोल होता है और 20% इथेनॉल मिलाया जाता है इसमें, ठीक। क्या है? इसका उत्पादन भारत में ही हो जाएगा, गन्ने के माध्यम से हो जाता है। चलिए, बायो का क्वेश्चन है, एड्स का पूरा नाम क्या है? एड्स का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन होगा डी, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है ना, एड्स का पूरा नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई?
संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई? क्या याद रखना है हमको? एक तो व्यक्तित्व को लेके पढ़ना है और जो प्रमुख संगठन है उसकी स्थापना डेट के साथ आप कॉपी में अलग से नोट करेंगे और इनको रोज पढ़ते जाएंगे, ठीक? क्योंकि क्वेश्चन आ रहा है। ब्रिटेन वुड के बारे में आया, संयुक्त राष्ट्र के बारे में आया, हो सकता है अब WTO के बारे में आ जाए, ठीक है ना, IMF के बारे में आ जाए, तो आपको याद रखना है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। यह भी आपका NTPC 2021 का क्वेश्चन है, तो देखिएगा इसको। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और 29 देशों के अनुमोदन से बना था। 29 देशों ने सिग्नेचर किया था, तब जाके संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मैनहट्टन, न्यूयॉर्क, अमेरिका में, ठीक है ना, मैनहट्टन, न्यूयॉर्क, अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र। क्या होता है इनका मेन फिलॉसफी? ये है कि ये देश, अगर इनमें किसी भी एक देश पे हमला होता है तो ये देश ऐसा मान लेते हैं कि ये हमला हम पर हुआ है, ऐसा इनकी फिलॉसफी है, तो सब एक दूसरे की मदद करते हैं, वो 29 देश, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है? देखिए, जो पहला आविष्कार, जो पहली स्थापना, ये सभी क्वेश्चन आ रहा है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है? 2021 का क्वेश्चन है ये भी। आर एस मसलेकर, नंदन नीलेकणी, जयंत नर्लिकर या विजय भटकर? क्या होगा इसका ऑप्शन? आंसर है विजय भटकर। जो हम आज कंप्यूटर चला रहे हैं, जितने भी हम आज कंप्यूटर देख रहे हैं, वो सब इन्हीं के आविष्कार से है, ठीक। तो भारत में जो सुपर कंप्यूटर का जनक किन्हें कहा जाता है? विजय भटकर को कहा जाता है। चलिए देखिएगा इनके बारे में देखिएगा। भारत का सुपर कंप्यूटर परम, अब आपको ये याद रखना है, सुपर कंप्यूटर परम 8000 1991 में, ठीक है ना। फिर परम आया 10,000 1998 में, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया था? राष्ट्रीय परम सुपर कंप्यूटिंग सुविधा इन्होंने विकसित किया था। सीडेक, ERNC, IITM के MKCL आदि जैसे संस्थानों की स्थापना में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, सुपर कंप्यूटर का फादर किनको कहा जाता है? विजय भटकर को कहा जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2005 में भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मंत्रालय के एक भाग के रूप में आशा की स्थापना की गई थी। आशा का पूरा नाम क्या है? आप सुने होंगे, कई राज्यों में इनका अलग अलग नाम है। कहीं कहीं आशा बहन बोलते हैं, कहीं कहीं आशा दीदी बोलते हैं, कहीं कहीं आशा बहू बोलते हैं, अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो 2005 में इनको स्थापित किया गया था, आशा वर्कर को। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि आशा का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन है इसका बी, मान्यता प्राप्त। देखिए मान्यता प्राप्त है ये, मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, ठीक है ना। चलिए देखिए, इंग्लिश के ऑप्शन देखिएगा तो कंफ्यूज नहीं होना है, याद क्या रखना है? मान्यता प्राप्त है ये, ठीक है ना। चलिए इनके बारे में जान लीजिए कि एक्चुअल में ये करते क्या हैं। आप हल्की जानकारी रखिए इनके बारे में। एक मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो एक सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, सामुदायिक समूह में होते हैं, इसलिए सामुदायिक बोला गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं और ये किसके अंडर में आते हैं? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा भारत के राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के एक भाग के रूप में काम करते हैं ये, ठीक है ना। और ये मिशन 2005 में शुरू किया गया था।
और इनके कार्य क्या क्या हैं? महिलाओं को अस्पताल में जन्म देने के लिए प्रेरित करना, ठीक है ना, बच्चों को टीकाकरण की क्लिनिक में लाना, ठीक, परिवार नियोजन के लिए प्रोत्साहित करना, प्राथमिक चिकित्सा के साथ बुनियादी बीमारी और चोट का इलाज, जनसांख्यिकी रिकॉर्ड रखना और गांव की स्वच्छता और सुधार के लिए। ये इनके काम होते हैं आशा वर्कर के, आप सुने होंगे, ठीक है। अलग अलग राज्यों में इनको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। चलिए, अब देखिए ये भी क्वेश्चन आया है आपका 2021 में। तो ये जो क्वेश्चन है इसको हम अगले भाग में देखेंगे। अभी तक हम जो देखे इससे आपको क्या समझ में आया होगा कि हमको तैयारी किस दिशा में करना है। सब पढ़ना है, लेकिन सब पढ़ के हमको ये नहीं करना है कि फिर कंफ्यूज हो जाना है। क्वेश्चन क्या आ रहा है? जो पहला आविष्कार हुआ, जो पहले व्यक्ति हैं, संगठन हैं, ठीक है, जो जिन्होंने कुछ ऐसा काम किया है जिससे प्रेरित हुए हैं, ठीक, जिसका प्रभाव पड़ा है, तो हमको इन सब को लेके साथ में पढ़ते जाना है और करंट अफेयर के हिसाब से चीजों को भी लेके चलना है। क्योंकि जब 2021 में क्वेश्चन हुआ था पेट्रोल और इथाइल अल्कोहल का क्वेश्चन आपने देखा कैसे करंट में पूछा है, तो हो सकता है इस बार में करंट में ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए। अगली क्लास हम कंटिन्यू रखेंगे, यहां से शुरू करेंगे। आपको कोई भी दिक्कत होगी तो आप मुझको यहाँ पे टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं। आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो आप इसमें मुझको टेलीग्राम में मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। तैयारी रखिएगा। ये पहला वीडियो है, अगला वीडियो अगले क्वेश्चन के साथ फिर से आएगा और आप वीडियो को देखते रहिएगा, पेन कॉपी लेके बैठिएगा, नोट करते रहिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत आए आप मुझको टेलीग्राम में मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू।